इस वीडियो लेक्चर में समझेंगे कक्षा 10 के अध्याय 11। टॉपिक है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इसके सिलेबस में जो भी है एक एक टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे। इसके साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि बादल सफेद क्यों प्रतीत होते हैं, आकाश का रंग नीला ही क्यों होता है, खतरे का संकेत लाल रंग का ही क्यों होता है। तो आप मेरे साथ बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। मानव नेत्र यह एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। यह हमें इस अद्भुत संसार तथा हमारे चारों ओर के रंगों को देखने योग्य बनाता है। बिना आंख के हम लोग कुछ नहीं देख सकते हैं। ये अद्भुत संसार, ये खूबसूरत नज़ारे, रंग बिरंगे खूबसूरती, ये 5 ज्ञानेंद्रियों में से एक है। ये ज्ञानेंद्रिय क्या होता है? ये ज्ञानेंद्रिय क्या होता है इसको समझते हैं। ये होता है वैसा शरीर का अंग जो हमें बाहरी वातावरण का ज्ञान देता हो, जो हमें बाहरी वातावरण का ज्ञान कराता हो, उसे कहते हैं ज्ञानेंद्रिय। ये 5 होते हैं, ये 5 होते हैं। पहला ले लेते हैं, ये आंख, आंख, ठीक है। दूसरा होता है कान, तीसरा होता है नाक, चौथा ले लेते हैं जीभ ले लेते हैं, और 5वां ले लेते हैं त्वचा। ये क्या है? ज्ञानेंद्रिय है, ठीक है। यह नेत्र गोलक में स्थित होते हैं। ये क्या होते हैं? नेत्र गोलक में स्थित होते हैं। नेत्र गोलक का व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। नेत्र गोलक का व्यास 2.3 सेंटीमीटर होता है। ये सब हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिए हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। मानव नेत्र के विभिन्न भाग एवं उनके कार्य, इसको हम लोग डायग्राम से समझते हैं। ये नेत्र का क्या है? फुल डायग्राम है। इसका एक एक पॉइंट, एक एक फंक्शन जो है अच्छे से विस्तार से समझेंगे। इसका ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन है कि ये क्या होता है, लेंस है ये, और ये हो गया नेत्रोद, ये होता है श्वेत मंडल, ठीक है। ये है पुतली, ये है परितारिका, हाँ, जिसको एडिस बोलते हैं। ये दृष्टि पटल है, जो क्या बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं। और ये पूरा फुल हो गया नेत्र का, क्या हो गया, ये फुल फंक्शन हो गया, पूरा आंख हो गया ये। इसका बाहरी वाला भाग ये है, बाहरी वाला भाग, आंख का बाहरी वाला भाग, ये परितारिका, पुतली, कॉर्निया, ठीक है। तो आइए अब एक एक फंक्शन को देखते हैं विस्तार से। श्वेत पटल, जिसको क्या बोलते हैं, स्क्लेरा बोलते हैं, ठीक है। नेत्र के सबसे ऊपरी परत को दृढ़ पटल कहते हैं। नेत्र के सबसे ऊपरी पटल को क्या बोलते हैं? ये दृढ़ पटल कहते हैं, जो सफेद रंग का होता है। जो किस रंग का होता है? सफेद रंग का होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? श्वेत पटल कहते हैं। श्वेत पटल यानी ये देख रहे हैं यहाँ पे स्क्लेरा, एक में इसको ब्लू पेन से दिखा रहे हैं, यहाँ देखिए स्क्लेरा। ये क्या है? ये सफेद वाला भाग जो भी है, ये सफेद वाला भाग, इसको बोलते हैं श्वेत पटल, ठीक है। ये पूरा आंख के अंदर तक सफेद होता है। आप आंख ऊपर नीचे कीजिए, ये पूरा भाग जो होता है, क्या होता है, ये वाला भाग अंदर तक सफेद होता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं श्वेत पटल। परितारिका, कॉर्निया के पीछे एक गहरा पेशीय डायफ्राम होता है, जो पुतले के आकार को नियंत्रित करता है। जो क्या करता है? पुतले के आकार को नियंत्रित करता है। इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। एक बार लिख देते हैं इसको, प्रकाश की मात्रा को क्या करता है? नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है। अब ये हुआ, ठीक है। ये क्या करता है? प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, ठीक है। अब देखिए ये कहाँ पे बनता है, ये देखते हैं। परितारिका, जो क्या होता है, कॉर्निया के, ये कॉर्निया के पीछे होता है और पुतली के आगे होता है, ठीक है। ये क्या करता है? ये होता है कि अधिक प्रकाश में पुतली क्या होता है, सिकुड़ता है, और कम में फैलता है। इसको लिख के बताते हैं। ये अधिक प्रकाश में क्या होता है, पुतली सिकुड़ जाता है, और कम प्रकाश में क्या होता है, फैलता है। अगर आप सूर्य की किरणों की तरफ देख रहे हैं, अगर आप अधिक प्रकाश कहाँ हुआ, सूर्य के प्रकाश की तरफ देख रहे हैं,
तो आपका आंख क्या होता है, झलफलाने लगता है, आंख बंद होने लगता है। ये इसलिए होता है कि वो परितारिका जो है क्या करता है, पुतली को छोटा करने लगता है। ठीक है, पुतली छोटा होने लगता है, सिकुड़ने लगता है, इसलिए हमको आंख झलफलाने लगता है। ठीक है, और कम प्रकाश में क्या होता है, ये पुतली फैलता है। हाँ, पुतली का जो है आकार होता है वो फैलता है। ठीक है, क्या होता है कि जब तेज प्रकाश से और हम लोग रूम के अंदर आते हैं तो क्या होता है, रूम में कम प्रकाश होता है, बाहर ज़्यादा प्रकाश है। तो क्या होता है कि तेज प्रकाश से जब हम लोग रूम के अंदर आते हैं तो रूम के अंदर आने के बाद जो है ना, कुछ पल के लिए चीज़ें दिखाई नहीं पड़ती है। ये इसलिए होता है कि बाहर में तो क्या था, ये पुतली सिकुड़ गया था, और अंदर आएगा तो क्या होगा, पुतली को बड़ा होना है। ठीक है, तो ये बड़ा होने में कुछ समय का टाइम लगता है, कुछ सेकेंड का टाइम लगता है, इसलिए चीज़ें को सही से दिखाई नहीं पड़ता है। ठीक है, ये परितारिका जो होते हैं ये 3 तरह के होते हैं, मतलब 3 कलर के होते हैं, सॉरी 3 तरह के नहीं होते, 3 कलर के होते हैं। कौन कौन कलर के होते हैं, एक होते हैं ब्लू कलर के, एक होते हैं ब्लू कलर होते हैं, उसके बाद ब्लैक कलर होते हैं, और ब्राउन होते हैं। ब्राउन, ब्लू कलर ऐश्वर्या राय जो हीरोइन है बॉलीवुड की, उसकी आंख जो है ये ब्लू कलर की है। ठीक है, ब्लैक जैसे हम लोग नॉर्मल जैसे हैं हम लोग इंडियन, तो इसका क्या होता है, ब्लैक कलर होता है, ब्लैक आंख का कलर होता है। और ब्राउन होता है कि गोरों में होता है, ज़्यादातर अगर ज़्यादा गोरा है तो उसका आंख क्या होता है, ब्राउन हो जाता है। ठीक है, जब हम लोग आधार कार्ड बनाते हैं, क्या कहते हैं, आधार कार्ड बनाते हैं तो आंखों का स्कैन किया जाता है। वो क्या होता है कि इंफ्रारेड से जो स्कैन किया जाता है, वो परितारिका को ही क्या किया जाता है, स्कैन किया जाता है, परितारिका को ही क्या किया जाता है, स्कैन किया जाता है। पुतली यानी पुपिल, पुतली आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। पुतली आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। इससे पहले हम लोग पढ़ते थे परितारिका, वो क्या करता है, पुतली को नियंत्रित करता था, और ये क्या कर रहा है, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। इसको हम लोग ऐसे ही बोलते हैं कि पुतली क्या करता है, लेंस में प्रकाश को भेजता है। क्या करता है, लेंस में प्रकाश को भेजता है। ठीक है, ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये पुतली है, ये ब्लैक कलर का धब्बा जो होता है आंख के बीच में, इसको बोलते हैं पुतली। ठीक है, ये होता है पुतली, ये होता है पुतली, ये ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, श्वेत मंडल जिसको कॉर्निया भी बोलते हैं, यह नेत्र के अग्रभाग पर एक पारदर्शी झिल्ली होता है। क्या होता है, ये नेत्र के अग्रभाग पर, अगला हिस्सा पर पारदर्शी झिल्ली होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहर पृष्ठ पर होता है। ठीक है, ये है कॉर्निया। ठीक है, पतली झिल्ली की तरह होता है, ये अग्रभाग पे क्या होता है, कॉर्निया है, ये पतली झिल्ली की तरह होता है। ठीक है, ये जिस तरह मोबाइल का टेम्पर होता है, मोबाइल क्या होता है, टेम्पर होता है, उसी तरह ये है कि आंख का टेम्पर। ठीक है, ये धुंधला होने लगता है, ये क्या होता है, ये धुंधला अगर होने लगे तो क्या करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं। अब बताइए, मोबाइल का टेम्पर अगर ख़राब हो जाए, धुंधला होने लगता है, तो मोबाइल नहीं ना चेंज करते हैं, चेंज क्या करते हैं, टेम्पर चेंज करते हैं। तो इसी तरह से होता है कि अगर ये पतला झिल्ली क्या होता है, धुंधला हो जाता है, तो इसको चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, यही होता है कॉर्निया। दृष्टि पटल जिसको रेटिना भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो इमेज फॉर्म होता है, जो इमेज बनता है, वो रेटिना पर ही बनता है। जो इमेज फॉर्म होता है वो क्या होता है, वो रेटिना पर ही होता है। ये एक पर्दा की तरह होता है, पर्दा, ये स्क्रीन, सिनेमा घर का स्क्रीन होता है, और उस पर क्या होता है, फोकस दिया जाता है स्क्रीन पे, तो पर्दा क्या करता है, वो पिक्चर को सही सही दिखाता है। ये उसी तरह से काम करता है दृष्टि पटल भी। यहाँ देखिए दृष्टि पटल ये है, ये पीला कलर का जो दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखिए पीला कलर का है, ये है दृष्टि पटल यानी रेटिना। ठीक है, यही क्या करता है, तो इमेज फॉर्म, इमेज को बनाता है। ठीक है, तो कैसा इमेज बनाता है, इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो इसका प्रतिबिंब होता है, ठीक है, इसका प्रतिबिंब होता है, वास्तविक होता है, वास्तविक
वास्तविक होता है, उल्टा होता है। ठीक है, उल्टा क्यों होता है अभी बता रहे हैं। उल्टा होता है और छोटा होता है। ये उल्टा इसलिए होता है, ये जब इमेज फॉर्म करता है, इमेज बनाता है तो वो ये उल्टा ही बनाता है। ठीक है, ये जो ये इमेज बनाता है तो उल्टा बनाता है। हम लोग दिमाग के जरिए उसको क्या करते हैं, दिमाग क्या करता है, उसको वो वस्तु को सीधा पेश करता है। ठीक है, ये उल्टा इमेज बनाता है, लेकिन दिमाग क्या करता है, वो इमेज को सीधा रूप में पेश करता है। ठीक है, तो इसका देखते हैं क्या, हम यहाँ पे क्या डिफिनेशन है। यह एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली है जिसमें प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं अधिक संख्या में पाई जाती है। प्रदीप्त होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती है तथा विद्युत सिग्नल पैदा करती है। ठीक है, ये सिग्नल दृक् तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक यानी दिमाग तक पहुंचा दिए जाते हैं। मस्तिष्क इन सिग्नलों को क्या करते हैं, व्याख्या करता है और हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, तो यही था दृष्टिपटल यानी रेटिना। लेंस, हम लोगों के आंखों में जो लेंस लगा हुआ है वो होता है उत्तल लेंस। क्या होता है, यह एक उत्तल लेंस है जो प्रकाश को रेटिना पर अभिसारित करता है। यह एक रेशेदार जेलीवत पदार्थ का बना होता है। हाँ, लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी में सूक्ष्म समायोजन करता है। ये क्या होता है, उत्तल लेंस होता है जो, इसका काम क्या होता है कि प्रकाश को क्या करता है, रेटिना पर अभिसारित करता है। ठीक है, जो विभिन्न दूरियों पर जो वस्तु रखा हुआ रहता है उसको क्या करता है, रेटिना पर फोकस करता है, फोकसित करता है। ठीक है, ये पुतली है। ठीक है, ये आँख का क्या है, पुतली है। ये पुतली के अंदर में ये देख रहे उजला सा, ये उजला सा, ये होता है लेंस। ठीक है, ये आँख के बीचों बीच में लगा होता है लेंस। ये इंटरनल पार्ट में होता है, आँख के अंदर में होता है, समझे। ये क्या होता है, आंतरिक भाग में होता है। समंजन क्षमता, ठीक है, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है। समंजन क्षमता क्या होता है, समंजन कहलाती है। लेंस की वक्रता पक्षमाभी पेशियों द्वारा नियंत्रित की जाती है। लेंस की जो वक्रता होती है वो क्या होता है, पक्षमाभी पेशियों द्वारा नियंत्रित की जाती है। पक्षमाभी पेशियां क्या होती है वो आपको फोटो में दिखाते हैं। देखिए, ये है पक्षमाभी पेशियां। ठीक है, ये कहाँ पे लगा है, लेंस के जस्ट, लेंस को होल्ड किया हुआ, पकड़ा हुआ है, यही पक्षमाभी पेशियां। ठीक है, ये क्या होता है, ये लंबा हो जाता है। ठीक है, लंबा हो जाता है और क्या होता है, सिकुड़ जाता है। ठीक है, ये लंबा भी होता है और सिकुड़ता भी है। ठीक है, अब इसका क्या क्या है, लंबा जब होता है तो क्या होता है, सिकुड़ता है तो क्या होता है, ये अभी आपको बता रहे हैं। देखिए, पक्षमाभी पेशियां जब शिथिल होता है, जब फैलता है तो क्या होता है, लेंस पतला हो जाता है। ठीक है, लेंस क्या होता है, पतला होता है, जिसके कारण फोकस दूरी बढ़ जाता है। अगर लेंस पतला हो जाता है तो क्या होता है, फोकस दूरी बढ़ जाता है, यानी देखने की क्षमता बढ़ जाती है। और यही पक्षमाभी पेशियां जब सिकुड़ती है, जब क्या करती है, सिकुड़ती है तो क्या होता है, लेंस मोटा हो जाता है। लेंस मोटा होता है जिसके कारण क्या होता है, फोकस दूरी कम हो जाती है। इसके कारण क्या होता है, फोकस दूरी कम हो जाती है। अगर लेंस मोटा हो तो उसके, अगर बताइए एक मोटा लेंस लेते हैं, उसके अंदर ज़्यादा दूर तक हम लोग नहीं देख सकते हैं। अगर वही पतला है तो हम लोग ज़्यादा दूर तक देख सकते हैं। यही बोला है, उसका फोकस दूरी क्या होता है, मोटा लेंस का क्या होता है, फोकस दूरी कम हो जाती है। ठीक है, तो यही सब था समंजन क्षमता। आगे चलते हैं। दूर बिंदु यानी 4 पॉइंट, वह दूरतम बिंदु जिस तक कोई नेत्र वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। सामान्य नेत्र के लिए यह अनंत दूरी पर होता है। निकट दूरी, निकट बिंदु, नियर पॉइंट, ठीक है, वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना तनाव के अत्यधिक स्पष्ट देखी जा सकती है, उसे नेत्र का निकट बिंदु कहते हैं। ठीक है, वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना तनाव के अत्यधिक स्पष्ट देखी जा सकती है, उसे नेत्र का निकट बिंदु कहते हैं। किसी सामान्य दृष्टि के कारण वयस्क के लिए निकट बिंदु आंख के लगभग 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है। इसे सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी कहते हैं। ठीक है, किसी सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए, ठीक है, समान दृष्टि के वयस्क के लिए निकट बिंदु होता है आंख से लगभग 25 सेंटीमीटर की दूरी। ठीक है, ये आंख है। ठीक है, सॉरी,
कुछ और ही हो गया, ये हो गया आँख, ठीक है। ये कोई वस्तु है यहाँ पे, ये 25 सेंटीमीटर का होगा तब देख सकते हैं, ठीक है। अगर ये 10 सेंटीमीटर पे है कोई वस्तु और हमको देखना चाह रहे हैं तो ये नहीं दिखेगा, झलपटा दिखेगा, आँख दर्द करने लगेगा। ये 25 सेंटीमीटर क्या होगा, उसको स्पष्ट दिखेगा, ठीक। यहाँ पे कितना भी जा रहा है तो सही है, ठीक है। अगर 25 से कम कर रहे हैं, 20 पे है या 15 पे है, 10 पे है, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे झलपटा दिखेगा, और इधर नीचे आएंगे तो दिखाई ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये मिनिमम दूरी है 25 सेंटीमीटर पे। हम लोग जब भी किताब रख के पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं, मोबाइल चलाते हैं, तो वो होता है 25 सेंटीमीटर की दूरी पे, ठीक है। उससे कम होगा तो सही से नहीं दिखाई देगा, ठीक है। दृष्टि दोष तथा उनका संशोधन, ये है मोतियाबिंद। ये कौन सी बीमारी है, मोतियाबिंद? ये अधिक उम्र के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दुधिया तथा धुंधला हो जाता है, ठीक है। इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। इसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाती है। मोतियाबिंद के शल्य चिकित्सा के बाद दृष्टि का वापस लौटना संभव होता है। इसमें क्या होता है, ये आंख देख रहे हैं, ये धुंधला सा, दुधिया धुंधला सा, ऐसा लग रहा है इसमें चर्बी छा गया है, ठीक है। तो ये डॉक्टर क्या करता है, इसको ऑपरेशन से ये चर्बी हटा देता है ऊपर से, समझे। डॉक्टर सब क्या करता है, इसके ऊपर से चर्बी हटा देता है, समझे। ये क्या होता है कि ये बीमारी होता है बुढ़ौती में होता है, इन बूढ़ा लोग को जब उम्र ज़्यादा हो जाता है तो ये बीमारी होता है, उसको सही से दिखाई नहीं देता है, धुंधला धुंधला। तो क्या करता है डॉक्टर, क्या करता है, इसको ऑपरेशन करके, हाँ, एक काला चश्मा, उसको काला चश्मा क्या करता है, उसको पहना देता है, ठीक है। निकट दृष्टि दोष, इस दोष में व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, परंतु दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता, ठीक है। इसमें क्या होता है, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, नजदीक की वस्तुओं को आप देख लेंगे, लेकिन अगर वस्तु ज्यादा दूर पे है तो उसको क्या करेंगे, देख नहीं पाएंगे, ठीक है। ऐसे दोष युक्त व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत पर न होकर नेत्र के पास आ जाता है। ऐसे दोष युक्त व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत पर न होकर नेत्र के पास आ जाता है। दोष उत्पन्न होने के कारण, दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है, अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, ठीक है। ये मेन कारण है, नेत्र गोलक का क्या होता है, लंबा हो जाना। अब इसका निवारण देखते हैं। निवारण, ठीक है। इस दोष को किसी उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। इस दोष को किसी उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। अब इसको यहाँ फिगर से देखते हैं, डायग्राम से देखते हैं। देखिए, निकट दृष्टि दोष नेत्र का दूर बिंदु ये होता है, यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। यहाँ से ऑब्जेक्ट है, फोकस आया, यहाँ प्रतिबिंब बना, ठीक है। और सेकेंड में बी में निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र, ये जिसको जो है ये प्रॉब्लम है, वो देखिए उसको इस तरह से दिखाएगा कुछ, ठीक है। तो इसका निवारण के लिए क्या करते हैं हम लोग, अवतल लेंस का, इसके संशोधन के लिए क्या करते हैं, अवतल लेंस इसके आगे लगा देते हैं, देखिए निकट दृष्टि दोष का संशोधन, ठीक है। इसके आगे क्या करते हैं, ये इसके आगे क्या करते हैं, ये अवतल लेंस लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। निकट दृष्टि दोष नेत्र, अवतल लेंस के उपयोग द्वारा निकट दृष्टि दोष का संशोधन। अवतल लेंस से क्या होता है, निकट दृष्टि दोष का संशोधन हो जाता है, निवारण हो जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, परंतु निकट की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। ऐसे दोषयुक्त व्यक्ति का निकट बिंदु सामान्य निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से दूर हट जाता है। ये दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति क्या होते हैं, वो दूर की वस्तुओं को देख लेते हैं परंतु निकट की वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं, ठीक है। इसका क्या कारण है, ये देखते हैं। दोष उत्पन्न होने का कारण है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी अत्यधिक हो जाना, ठीक है। फोकस दूरी क्या हो जाना, अत्यधिक हो जाना। नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, नेत्र गोलक क्या है, इसका छोटा हो जाना। इसका निवारण कैसे होगा, तो इसका निवारण के लिए इस दोष को उपयुक्त क्षमता के उत्तल लेंस का इस्तेमाल करके संशोधित किया जाता है। उत्तल लेंस का इस्तेमाल करके संशोधित किया जा सकता है, ठीक है। यह है दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र का निकट बिंदु। ये यहाँ पे क्या हो रहा है, इमेज बन रहा है,
ठीक है। ये दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र, ठीक है, जिसको ये बीमारी है, वो क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एन यहाँ पे इमेज बन रहा है, ये क्या हो रहा है, इस गोलक से आगे जाके क्या हो रहा है, इमेज फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं कि उत्तल लेंस लगा के, देख रहे हैं सामने में क्या किया, इसको उत्तल लेंस लगा के इसका निवारण करते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष का संशोधन, इसका क्या करते हैं, संशोधन करते हैं। एक उत्तल लेंस इसके आगे लगा देते हैं तो इसका संशोधन हो जाता है। क्या करता है डॉक्टर, ऐसे व्यक्ति को ये चश्मा लगा देता है, एक ठो उत्तल लेंस वाला, ठीक है। जरा दूरदर्शिता, जरा दूरदर्शिता, आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है, ठीक है। अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हट जाता है। इस दोष को जरा दूरदृष्टि कहते हैं। क्या होता है, जब उम्र बढ़ता है लोग को, जब बुढ़ापा आता है तो समंजन क्षमता घट जाता है, ठीक है। अधिकांश वस्तुओं का ये निकट बिंदु दूर हट जाता है। इस दोष को क्या बोलते हैं, जरा दृष्टि दोष बोलते हैं। ये किस कारण से होता है, इसका कारण है ये पक्षमाभी पेशियां के धीरे धीरे दुर्बल होने तथा क्रिस्टलीय लेंस का लचीलेपन में कमी आने के कारण उत्पन्न होता है। ये पक्षमाभी पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल होने तथा क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण उत्पन्न होता है। इसका निवारण होगा, इसका निवारण संशोधन उत्तल लेंस लगाकर होगा। उत्तल लेंस के प्रयोग से क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा। कभी कभी किसी व्यक्ति के नेत्र में दोनों ही प्रकार के दोष, निकटदृष्टि दोष तथा दूरदृष्टि दोष होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए प्रायः द्विफोकसी लेंसों की आवश्यकता होती है। ऊपरी भाग वाला अवतल लेंस तथा निचला भाग वाला उत्तल लेंस होता है। अब देखिए किसी किसी को क्या होता है कि दोनों तरह की बीमारियों से ग्रसित होता है, वो दूरदृष्टि दोष से भी और निकट दृष्टि दोष से भी। अब बताइए इसके लिए अब क्या करेगा, हाँ, दो चश्मा रखना तो हमेशा संभव नहीं है। बताइए एक पॉकेट में रखा रहेगा और दूर देखना हुआ तो ये चश्मा निकालेगा, नजदीक देखना हो तो ये चश्मा, ये बात संभव नहीं था। तो इसके लिए डॉक्टरों और इंजीनियरों ने क्या किया कि एक ही चश्मे पे, हाँ, क्या किया कि एक ही चश्मे पे क्या किया, दो तरह के लेंस लगा दिया, ठीक है। ऊपर वाला कर दिया अवतल लेंस, ठीक है, और नीचे वाला कर दिया उत्तल लेंस, ठीक है। अब देखते होंगे कि अगर किसी को सिग्नेचर विग्नेचर करना होता है तो चश्मा को थोड़ा नीचे लटका के सिग्नेचर कर लेता है, क्योंकि वो दूर की वस्तु देख लेगा लेकिन नजदीक का वस्तु नहीं देख पाता है। इसलिए क्या करता है, वो थोड़ा चश्मा नीचे करके देखेगा, ठीक है। दोनों नेत्रों का सिर पर सामने की ओर स्थित होने का लाभ, इसमें हमें त्रिविम चतुर्थी यानी 3 डायमेंशनल विजन का लाभ मिलता है। इससे हमारा दृष्टि क्षेत्र विस्तृत हो जाता है। इससे हम धुंधली चीजों को भी देख पाते हैं, ठीक है। इससे हमें 3 डायमेंशनल का लाभ मिलता है। इससे हमारा दृष्टि क्षेत्र विस्तृत हो जाता है। इससे हम धुंधली चीजों को भी देख पाते हैं। अब इस चैप्टर के सेकेंड प्रो में आ चुके हैं, प्रिज्म से प्रकाश अपवर्तन। प्रिज्म के 2 भुजाकार आधार तथा 3 आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं। प्रिज्म के 2 भुजाकार आधार तथा 3 आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं। प्रिज्म कोण, प्रिज्म के 2 पार्श्व फलकों के बीच के कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। प्रिज्म के 2 पार्श्व फलकों के बीच के कोण को प्रिज्म कहते हैं। ये इस कोण की बात कर रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रिज्म कोण। प्रिज्म कोण। विचलन कोण, आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बीच के कोण को विचलन कोण कहते हैं। आपतित किरण ये हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया आपतित किरण, ठीक है, आए, ठीक है। और ये हो गया सीधे आया और यहां से क्या हो गया, ये निर्गत किरण है। ये क्या हो गया, ये निर्गत किरण हो गया, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को विचलन कोण कहते हैं। ये देखिए ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, ऊपर जाके यहाँ पे आगे, तो ये डेल्टा जो है यहाँ पे, ये डेल्टा, ठीक है, इसको बोलते हैं विचलन कोण।
यहाँ नीचे में इसका इक्वेशन भी दिया गया है, लेकिन 10 क्लास में ये सब की जरूरत नहीं है। ठीक है, कांच के प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, विबग्योर आपको वर्णों के क्रम याद रखने में सहायता करेगा। ये जो 7 वर्ड है, विबग्योर में 7 वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 वर्ड 7 रंगों के नाम है, 7 कलर के नाम है। V से वॉयलेट, I से इंडिगो, B फॉर ब्लू, G ग्रीन, Y येलो, O ऑरेंज, R रेड। ठीक है, ये वो रंग है जो व्हाइट लाइट से, जब व्हाइट लाइट को प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो क्या होता है, ये 7 रंगों में विभाजित हो जाते हैं और स्प्लिट हो जाते हैं। ठीक है, ये 7 रंग वो हैं। किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात प्रकाश के विभिन्न वर्ण आपतित किरण के सापेक्ष अलग अलग कोणों पर झुकते हैं। लाल प्रकाश सबसे कम झुकता है, जबकि बैंगनी प्रकाश सबसे अधिक झुकता है। अब हम लोग इसका फिगर से समझते हैं। क्या होता है कि जब व्हाइट लाइट प्रिज्म से होकर पास करते हैं तो ये क्या होता है, 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, ये प्रिज्म है, ये 7 रंग, ऐसा नहीं है कि व्हाइट लाइट पास किया तो 7 रंग फैल गया। ये व्हाइट लाइट में हमेशा कितना रंग होते हैं, व्हाइट लाइट में ऑलरेडी 7 रंग होते हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि व्हाइट लाइट में कितना रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। हाँ, अगर इसको प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो ये 7 रंग दिखता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रिज्म से ही होकर व्हाइट लाइट पास करेंगे तो ये 7 रंग दिखेगा। बहुत ऐसा चीज है कि मतलब उससे भी 7 रंग दिखता है। जैसे कि पानी की बूंद, इंद्रधनुष कैसे दिखता है, हम लोग रेनबो फॉर्म कैसे दिखता है, इसी से होता है ना कि वो जब सूरज की प्रकाश व्हाइट लाइट उस पे बूंद पे पड़ती है तो क्या होता है, वो 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है प्रिज्म से ही होकर 7 रंग दिखती है, और भी बहुत कुछ है जिससे 7 रंग दिख सकता है। ठीक है, तो यही सा कॉन्सेप्ट था, और आगे देखते हैं। आइजैक न्यूटन, देखो भाई यहाँ भी न्यूटन साहब आ गए। मतलब कोई भी टॉपिक खोल लो उसमें न्यूटन साहब को आना ही है, भगवान है वो, एटलीस्ट फिजिक्स का तो भगवान है। आइजैक न्यूटन ने सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किया। एक दूसरा समान प्रिज्म उपयोग करके उन्होंने श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम के वर्णों और अधिक विभक्त करने का प्रयत्न किया, किंतु उन्हें और अधिक वर्णों नहीं मिल पाए। हाँ, फिर उन्होंने एक दूसरा सर्वसम प्रिज्म पहले प्रिज्म के सापेक्ष उल्टी स्थिति में रखा। उन्होंने देखा कि दूसरे प्रिज्म श्वेत प्रकाश का किरणपुंज निर्गत हो रहा है। इससे न्यूटन ने यह निष्कर्ष निकाला कि सूर्य का प्रकाश 7 वर्णों से मिलकर बना है। अब इसको हम लोग फिगर डायग्राम से समझते हैं। कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपन। सूर्य का श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रिज्म श्वेत प्रकाश को 7 रंगों की पट्टी में विभक्त कर देता है। यह 7 रंग है, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल। ठीक है, प्रकाश के अवयवी वर्गों के इस बैंड को क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं और वर्णक्रम कहते हैं। प्रकाश के अवयवी वर्गों में विभाजन को विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, अब इसको डायग्राम से समझते हैं। क्या है कि जब व्हाइट लाइट को प्रिज्म से होकर गुजारा तो क्या हुआ, ये 7 रंगों में बट गया। क्या हुआ, ये 7 रंगों में बट गया। फिर क्या किया कि एक और प्रिज्म लिया और उसको उल्टा क्या किया, उल्टा रख दिया। ठीक है, एक और प्रिज्म लिया और उसको क्या किया, ये उल्टा लगा दिया। अब ये जो 7 रंग है, ठीक है, अब इस प्रिज्म से होकर गुजरेगा। हाँ, रिकम्बिनेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, जब इस प्रिज्म से गुजारे तो क्या हो गया, ये फिर से व्हाइट लाइट में तब्दील हो गया, फिर से ये क्या हो गया, व्हाइट लाइट में कन्वर्ट हो गया। देखिए, एक प्रिज्म से होकर गुजारे व्हाइट लाइट को तो क्या हुआ, 7 रंगों में बटा, और फिर क्या कि दूसरा अगर उसका अपोजिट मतलब उल्टा करके एक और प्रिज्म लिए तो क्या हुआ, ये रिकम्बिनेशन हो गया, और जैसे ही व्हाइट लाइट था ये फिर से व्हाइट लाइट में चेंज हो गया। ठीक है,
जैसे ये दो प्रिज्म को अगर एक साथ कंबाइन करते हैं तो क्या होगा, एक ग्लास के फॉर्म में आ जाएगा। और ग्लास के फॉर्म में, ग्लास में अगर हम व्हाइट लाइट पास करेंगे तो वो 7 रंग में कभी विभक्त नहीं होगा, हाँ, कभी स्प्लिट नहीं होगा। ये ग्लास फॉर्म आ गया, जैसे व्हाइट लाइट देंगे तो व्हाइट लाइट निकलेगा। ठीक है। एक और बात बताना भूल गए थे कि ये क्या था, विबग्योर, एक मिनट, इसका जो है, इसमें रेड का वेवलेंथ क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, और ये वायलेट का सबसे कम होता है। ये इस क्रम में होता है, देखिए ये इस क्रम में होता है, बढ़ता जाता है। और वही फ्रीक्वेंसी इसका जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी वायलेट का जो है सबसे ज्यादा होता है और रेड का सबसे कम होता है। इंद्रधनुष, इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला है प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। यह वायुमंडल में उपस्थित जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश में परिक्षेपण के कारण प्राप्त होता है। यह वायुमंडल में उपस्थित जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण प्राप्त होता है। इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है, मतलब इंद्रधनुष जो होता है वो सूर्य के उल्टा दिशा में यानी विपरीत दिशा में बनता है। जल की सूक्ष्म बूंदें छोटे प्रिज्मों की भांति कार्य करती है। सूर्य के आपतित प्रकाश की ये बूंदें अपवर्तित तथा विक्षेपित करती है। तत्पश्चात इस आंतरिक परावर्तन करती है, अतः जल की है। बूंद से बाहर निकलते समय प्रकाश को पुनः अपवर्तित करती है। प्रकाश के परिक्षेपण तथा आंतरिक परावर्तन के कारण विभिन्न वर्ण प्रेक्षक के नेत्रों तक पहुंचते हैं। ठीक है, प्रकाश के परिक्षेपण तथा आंतरिक परावर्तन के कारण विभिन्न वर्ण प्रेक्षक के नेत्रों तक पहुंचते हैं। अब इसको थोड़ा फिगर से समझते हैं। ये है सूर्य की प्रकाश, ये है क्या, सूर्य है। ठीक है, इसका क्या है, व्हाइट लाइट फॉल हो रहा है किस पे, तो ये रेन ड्रॉप पे, ये है रेन ड्रॉप। ठीक है, मान लेते हैं ये क्या है, वर्षा की बूंद। ठीक है, इसे पड़ रहा है, यहाँ पे क्या होगा, डिस्पर्जन होगा और फिर आके आंख तक आती है। इसको अच्छे से अगला फिगर से समझते हैं। अब इस फिगर से समझते हैं हाउ रेनबो फॉर्म, इंद्रधनुष कैसे बनता है। ठीक है, देखिए ये सूरज है, ये क्या है, सूरज है। इसका प्रकाश जो है, इसका लाइट गिर रहा है ड्रॉप पे, ये बूंद है। ठीक है, ये बरसात का बूंद है, बारिश का बूंद है। ये व्हाइट लाइट क्या हुआ, इस पे पड़ा, व्हाइट लाइट इस पे पड़ा बूंद पे, और यहाँ से ये डिफ्रैक्शन हो गया, हाँ, अपवर्तित हो गया, यानी 7 रंगों में ये देख रहे हैं विभाजित हो गया है। 7 रंगों में क्या हुआ है, स्प्लिट हो गया है। फिर यहाँ से टकराने के बाद कोर पे, फिर यहाँ से क्या होता है, परावर्तन होता है, यानी रिफ्लेक्शन होता है। अपवर्तन हुआ, अब ये परावर्तन हो रहा है। ठीक है, और हमारी आंखें यहाँ पे हैं। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से देख पा रहे हैं इस सब घटना को, कुछ इस तरह से देख रहे हैं, देख रहे हैं, कुछ इस तरह से देख रहे हैं। इंद्रधनुष ऐसा ही दिखता है। ठीक है, ये हमेशा सूरज की विपरीत दिशा में दिखाई देता है। क्या होता है कि ये हमेशा सूरज का उल्टा दिशा में बनता है। ठीक है, एक यहाँ भी देख लीजिए, देखिए क्या हो रहा है कि ये व्हाइट लाइट आ रहा है, ये अलग बात है, यहाँ ब्लैक से दिखाया गया, लेकिन ये व्हाइट लाइट है। ठीक है, व्हाइट लाइट है, बूंद पे पड़ा, बारिश के बूंदों पे पड़ा, फिर ये क्या हुआ, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ। हाँ, रिफ्रैक्शन के बाद यहाँ पे क्या हो गया, ये मतलब रिफ्रैक्शन मतलब अपवर्तित हुआ, फिर यहाँ परावर्तित हुआ, और ये 7 रंग जो है हमारे आंखों तक पहुंचता है। दिखने में कुछ इस तरह से रेनबो फॉर्म होता है। ठीक है, इस तरह से रेनबो क्या होता है, फॉर्म होता है। वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय अस्थिरता के कारण प्रकाश का अपवर्तन वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, वायुमंडलीय अस्थिरता के कारण प्रकाश का अपवर्तन वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। वायुमंडलीय अपवर्तन के प्रभाव, ठीक है, तारों का टिमटिमाना, अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त, तारों का वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचाई पर प्रतीत होना, गर्म वायु में से होकर देखने पर वस्तु की आभासी स्थिति का परिवर्तित होना, ये क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन के प्रभाव।
आग के तुरंत ऊपर की वायु अपनी ऊपर की वायु को तुलना में अधिक गर्म हो जाती है। गर्म वायु अपने ऊपर की ठंडी वायु की तुलना में कम सघन होती है तथा इसका अपवर्तनांक ठंडी वायु की अपेक्षा थोड़ा कम होता है, क्योंकि अपवर्तक यानी माध्यम वायु के माध्यम की भौतिक अवस्थाएं स्थिर नहीं है, इसलिए गर्म वायु में से होकर देखने पर वस्तु की आभासी स्थिति परिवर्तित होती रहती है। तारों का टिमटिमाना। दूर स्थित तारा हमें प्रकाश बिंदु के समान प्रतीत होता है। क्या होता है? दूर स्थित तारा हमें प्रकाश के बिंदु स्रोत के समान प्रतीत होता है, क्योंकि तारों से आने वाली प्रकाश किरणों का पथ थोड़ा थोड़ा परिवर्तित होता रहता है, अतः तारे की आभासी स्थिति विचलित होती रहती है तथा आंखों में प्रवेश करने वाले तारों की प्रकाश की मात्रा झिलमिलाती रहती है, जिसके कारण कोई तारा कभी चमकीला प्रतीत होता है तो कभी धुंधला, जो कि टिमटिमाहट का क्या है? प्रभाव है। ठीक है। अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त। वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है तथा वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट के पश्चात तक दिखाई देता रहता है। ठीक है। क्या होता है कि वायुमंडल अपवर्तनांक के कारण जब सूर्य निकलता है तो उससे 2 मिनट पहले हम लोगों को क्या होता है? दिखाई देने लगता है, और जब सूरज ढलता है तो उसके पश्चात 2 मिनट तक दिखाई देता है। ठीक है। यहाँ पे क्या है? ये वायुमंडल है पूरा, उसके अंदर पृथ्वी है। ठीक है। ये प्रेक्षण है, ऑब्जर्वर, ये यहाँ से क्या कर रहा है? देख रहा है। सूर्य की आभासी स्थिति अभी यहाँ पे है। ठीक है। और क्षितिज यहाँ पे, और फिर इसको यहाँ पे। ठीक है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय वायुमंडलीय अपवर्तनांक। तारों की आभासी स्थिति। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तक तारे का प्रकाश निरंतर अपवर्तित होता जाता है। वायुमंडलीय अपवर्तन उसी माध्यम में होता है जिसका क्रमिक परिवर्ती यानी ग्रेजुअली चेंजिंग अपवर्तनांक हो, क्योंकि वायुमंडल तारे के प्रकाश को अभिलंब की ओर झुका रहता है। अतः क्षितिज के निकट देखने पर कोई तारा अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचाई पर प्रतीत होता है। यहाँ पे हम लोग फिगर से देखते हैं, समझते हैं। यहाँ पे क्या है? एक बालक क्या कर रहा है? ये तारा को देख रहा है। तारे की आभासी स्थिति यहाँ पे बन रहा है। ठीक है एक्चुअली यहाँ पे तारा, लेकिन दिख कहाँ रहा है? यहाँ पे अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचाई पर प्रतीत होता है। ठीक है। किरण की मार्ग, बढ़ता हुआ अपवर्तनांक, ये किसके कारण होता है? ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है। यहाँ भी लिखा हुआ है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे की आभासी स्थिति। ठीक है। प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है। इसमें है टिंडल प्रभाव। ये क्या होता है? जब प्रकाश की किरण का किरण पुंज वायुमंडल के महीन कणों जैसे धुआं, जल की सूक्ष्म बूंदें, धूल की निलंबित कण तथा वायु के अणु से टकराता है तो उस किरण पुंज का मार्ग दिखाई देने लगता है। कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना टिंडल प्रभाव उत्पन्न करती है। टिंडल प्रभाव क्या होता है? जब कोई प्रकाश किरण पुंज वायुमंडल के महीन कणों जैसे धुआं, सूक्ष्म बूंदें, धूल कण, वायु के अणु से क्या होता है? टकराता है तो उस किरण पुंज का मार्ग दिखाई देने लगता है। ठीक है। कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना को क्या बोलते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। ठीक है।
हम कब कब टिंडल प्रभाव देख सकते हैं? उसका उदाहरण है जब धुएं से भरे किसी कमरे में किसी सूक्ष्म छिद्र से कोई पतला प्रकाश किरणपुंज प्रवेश करता है। मान लें कमरा है, ठीक है, उसमें पूरा धुआं ही धुआं है और कोई सूक्ष्म सूक्ष्म छिद्र में छोटा सा पतला छेद है, उससे क्या हो रहा है, प्रकाश किरणपुंज आ रहा है, तो हम टिंडल प्रभाव देख सकते हैं। ठीक है, जब किसी घने जंगल के वितान से सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो भी टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है। यह है रेले का नियम। रेले का नियम क्या है? प्रकीर्णन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ/4, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ/4। ठीक है, ये लैम्डा क्या है? ये लैम्डा है प्रकाश किरणपुंज, प्रकाश किरण की तरंगदैर्घ्य। क्या है? प्रकाश किरण की तरंगदैर्घ्य। प्रकीर्णित प्रकाश का वर्णन प्रकीर्णन न करने वाले कणों के आकार पर निर्भर करता है। अत्यंत सूक्ष्म कण मुख्य रूप से नीले प्रकाश को प्रकीर्ण करते हैं। अत्यंत सूक्ष्म कण मुख्य रूप से नीले प्रकाश को प्रकीर्ण करते हैं। बड़े आकार के कण अधिकांश तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को प्रकीर्ण करते हैं। यदि प्रकीर्णन करने वाले कणों का साइज बहुत अधिक है तो प्रकीर्णित प्रकाश श्वेत भी प्रतीत हो सकता है। ठीक है, यदि प्रकीर्णन करने वाले कणों का साइज बहुत अधिक है तो प्रकीर्णित प्रकाश श्वेत भी प्रतीत हो सकता है। प्रश्न है, खतरे का संकेत लाल रंग का क्यों होता है? खतरे का संकेत लाल रंग का क्यों होता है? जवाब है, उत्तर, खतरे का संकेत का प्रकाश लाल रंग का होता है। लाल रंग कुहासे यानी कोहरे या धुएं से सबसे कम प्रकीर्ण होता है। लाल रंग कोहरे या धुएं से सबसे कम प्रकीर्ण होता है, इसलिए यह दूर से देखने पर भी दिखाई देता है। लाल रंग का क्या होता है? इसका वेवलेंथ भी सबसे ज़्यादा होता है। फ्रीक्वेंसी कम होता है लेकिन वेवलेंथ ज़्यादा होता है। ठीक है, और लाल रंग कुहासे हो या धुएं हो, हाँ, उसमें क्या होता है, सबसे कम प्रकीर्ण होता है, इसलिए यह दूर से देखने पर भी दिखलाई देता है। इसलिए क्या करते हैं, बसों के, कार के, बाइक के ये पीछे में इंडिकेटर पे इसको लगाते हैं ताकि दूर से भी दिखाई दे। प्रश्न है, ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश काला क्यों प्रतीत होता है? जवाब है, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर प्रकीर्णन सुस्पष्ट नहीं होता। क्या होता है? क्योंकि इतनी ऊंचाई पर क्या होता है, प्रकीर्णन सुस्पष्ट नहीं होता, इसलिए ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश काला प्रतीत होता है। प्रश्न है, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? जवाब है, उत्तर, तारों की अपेक्षा पृथ्वी के काफी नजदीक होते हैं। तारों की अपेक्षा पृथ्वी के काफी नजदीक होते हैं, इसलिए उसे प्रकाश का बड़ा स्रोत माना जाता है। इसलिए उसे प्रकाश का बड़ा स्रोत माना जाता है। यदि गिरि की प्रकाश के बिंदु स्रोतों का संग्रह माने तो प्रत्येक स्रोत द्वारा हमारे आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा में कुल परिवर्तन का औसत मान 0 होगा, जिस कारण क्या होता है, ग्रह टिमटिमाते नहीं है। जिस कारण ग्रह टिमटिमाते नहीं है। प्रश्न, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? उत्तर, वायुमंडल में वायु के अणु तथा अन्य सूक्ष्म कणों का आकार दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के प्रकाश की अपेक्षा छोटा है। ये कण कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को प्रकीर्णित करने में अधिक प्रभावी है। लाल वर्ण के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य नीले प्रकाश की अपेक्षा 1.8 गुनी है। अतः जब प्रकाश का वायुमंडल से गुजरता है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है, वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं। प्रकीर्णित हुआ नीला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है। ठीक है। प्रश्न है, बादल सफेद क्यों प्रतीत होते हैं? बादल सफेद क्यों प्रतीत होते हैं?
उत्तर है बादल सूक्ष्म पानी की बूंदों से बने होते हैं। बादल जो होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे छोटे पानी से मिलकर बने होते हैं। ये सूक्ष्म बूंदों का आकार दृश्य किरणों की तरंगदैर्घ्य की सीमा से अधिक है, इसलिए जब श्वेत प्रकाश इन किरणों से टकराता है तो सभी दिशा में परावर्तित या प्रकीर्ण हो जाता है। क्योंकि श्वेत प्रकाश के सभी रंग परावर्तित या प्रकीर्ण अधिकतम समान रूप से होते हैं, इसलिए हमें श्वेत रंग ही दिखाई देता है।